नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। साथियों, आज है 5 नवंबर 2025 और आज के दिन ही कंडक्ट करवाया गया था एचपीटेट आर्ट्स का पेपर, जिसकी मैं साइकोलॉजी की एक्यूरेट आंसर की आपके बीच लेके आ चुका हूं। तो पहला क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत भिन्नताओं के क्षेत्र है एरिया ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो व्यक्तिगत जो भिन्नताएं होती है उनके क्षेत्र होते हैं बुद्धि होता है, अभिक्षमता होता है, इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड और पर्सनैलिटी, तीनों ही होंगे। उपरोक्त सभी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 का जो लगाना था वो डी यहाँ पे ऑल ऑफ अबव लगाना था। अगला क्वेश्चन है द लेब स्कूल्स एडवोकेटेड बाय जॉन डीबी वेयर एग्जाम्पल ऑफ। जॉन डीबी द्वारा समर्थित प्रयोगशाला विद्यालय के उदाहरण थे। देखिए, जो जॉन डीबी थे इनके द्वारा जो समर्थित प्रयोगशाला विद्यालय के जो उदाहरण थे, लेब स्कूल के जो उदाहरण थे वो थे आपके प्रगतिशील विद्यालय। इस बात को आपने जरूर याद रखना है। तो ऑप्शन 2 का यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्वयं की भावना और संवेगों का परिवीक्षण करने की बुद्धि कहलाती है कि इंटेलिजेंस रिलेटेड टू मॉनिटर द फीलिंग्स एंड इमोशंस ऑफ सेल्फ रेफर टू। देखिए, जो स्वयं की भावना और संवेगों का जो परिवीक्षण करने की जो बुद्धि होती है, इंटेलिजेंस जो होता है, जब हम अपनी स्वयं की भावना, अपने स्वयं के संवेगों का क्या कर रहे हैं, परिवीक्षण कर रहे हैं, तो उसको क्या कहेंगे साथियों? तो उसको कहेंगे अंतर्व्यक्ति बुद्धि, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इस बात को आपने साथियों याद रखना है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि थ प च ध्वनियाँ हैं। देखिए, जो थ प च है वो है हमारी स्वनिम ध्वनियाँ। इस बात को आपने याद रखना है। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए साथियों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़। अगला क्वेश्चन है थिंकिंग इज ए मेंटल एक्टिविटी इज डैश एक्सेप्ट। देखिए, डैश पहलू में चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है। देखिए, जो डैश पहलू में जो चिंतन होती है वो एक किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो साथियों, अगर बात करें चिंतन की, तो चिंतन एक संज्ञानात्मक कोग्निटिव प्रक्रिया है, याद रखना है। तो संज्ञानात्मक पहलू में चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है, ये बात आपको जरूर याद रखनी है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है, जो कोग्निटिव है, संज्ञानात्मक है, वो बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा साथियों। तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही था आपका। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अधिगम से संबंधित है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू लर्निंग। तो लर्निंग से जो संबंधित आपका है वो कौन है? तो अगर बात करें लर्निंग से संबंधित, तो वो आपका कौन है? तो लर्निंग से संबंधित अगर मैं बात करता हूँ तो आपका व्यवहार में जो परिवर्तन है वो क्या है, हमारा अधिगम से संबंधित है। कहानी कहना भी नहीं होगा, भाषण देना भी, उपरोक्त सभी नहीं होगा। यहाँ पे ऑप्शन बी के साथ हम जाएंगे। इस बात को आपने जरूर याद रखना है। एक बार क्वेश्चन नंबर 6 हमने नहीं देखा है कि डेक्स के अनुसार इदम, अहम और पराहम। सुबह जो मैंने आपको वीडियो पढ़ाई थी वहाँ मैंने आपको बताया था कि फ्रॉइड ने इड, ईगो और सुपर ईगो, 3 प्रकार का व्यक्तित्वों की संरचना के बारे में बताया। अकॉर्डिंग टू डैश इड, ईगो, सुपर ईगो आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी। तो ये सिगमंड फ्रॉइड, ना जाने कितने बार मैंने अपने वीडियो में क्वेश्चन आपको बताया होगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा अधिगम से संबंधित है? तो व्यवहार में जब परिवर्तन होगा तो यही तो अधिगम से संबंधित है, और इस क्वेश्चन को हम अपने किसी न किसी पार्ट में पढ़ चुके थे। अगला क्वेश्चन है द इमोशनल एस्पेक्ट ऑफ बिहेवियर फॉल्स इन। तो ये बात आपको याद रखनी कि व्यवहार का जो संवेगात्मक जो पहलू होता है वो क्या होता है? तो व्यवहार का जो संवेगात्मक पहलू होता है, जो इमोशनल जो बिहेवियर होता है वो क्या होता है? तो व्यवहार का जो संवेगात्मक पहलू होगा साथियों वो है अधिगम के भावात्मक अनुक्षेत्र से। ये बात आपको याद रखना है, अफेक्टिव डोमेन ऑफ लर्निंग। अगला क्वेश्चन है साथियों, अधिगम प्रक्रिया में अधिगम स्थानांतरण हो सकता है। इन ए प्रोसेस ऑफ लर्निंग ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कैन बी। तो अधिगम प्रक्रिया में जो अधिगम जो स्थानांतरण हो सकता है वो किस प्रकार हो सकता है? तो वो धनात्मक भी हो सकता है, निषेधात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये नकारात्मक भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, शून्य भी हो सकता है। तो हम यहाँ पे चलेंगे ऑल ऑफ द अबव को लेके। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स ऑफ डिसएडवांटेजेस ग्रुप शुड बी टॉट अलोंग विद नॉर्मल स्टूडेंट्स इट इम्प्लाइज। तो वंचित समूह के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ पढ़ना चाहिए, इसका अभिप्राय है। ये मैं आपको सुबह करवा के गया हूँ इस क्वेश्चन को कि समावेशी शिक्षा में क्या होता है कि भाई सभी को एक समान शिक्षा दी जाती है। जो वंचित समूह के जो विद्यार्थी होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, डिसएडवांटेजेस जो होते हैं उनको, और जो ठीक बच्चे होते हैं उनको एक ही छत के नीचे पढ़ाया जाता है। किस शिक्षा में? इंक्लूसिव एजुकेशन में, समावेशी शिक्षा में साथियों। तो 10 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही कर दिया होगा।
अगला क्वेश्चन है चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसएबिलिटी। तो अधिगम निरोगता वाले बच्चे, जो अधिगम निरोगता वाले बच्चे होंगे वो कैसे होंगे, वो अधिगम के कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं। स्ट्रगल विद सम एक्सेप्ट ऑफ लर्निंग, क्योंकि कुछ भी सीख नहीं सकते ये तो नहीं होगा। बहुत सक्रिय हो गए ये भी नहीं होंगे, क्योंकि अधिगम में क्या है, उनको डिसेबिलिटी है। बहुत बुद्धिमान भी नहीं, तो यहाँ तो ऑप्शन से ही पता चल रहा है ना, कुछ भी नहीं सीख सकते, कुछ सीख तो सकते हैं, है ना। बहुत सक्रिय होते हैं लेकिन बुद्धि लब्धि क्या होती है इनकी, इनकी जो आईक्यू होता है वो बहुत कम होता है, ये भी बिल्कुल गलत था। बहुत बुद्धिमान ये भी नहीं होगा, तो ये ऑप्शन, तीनों ऑप्शन यहाँ पे नहीं थे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से क्या सृजनात्मकता का एक तत्व है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिविटी। तो सृजनात्मकता का एक तत्व है, ये ऑप्शन 12 का जो यहाँ पे हो जाना था वो स्थिरता है, आपका कंसिस्टेंसी है। जो तत्व नहीं है, माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि क्रिएटिविटी लचीलापन भी होगा, फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है, जो क्रिएटिव लोग होते हैं, ओरिजिनलिटी मौलिकता भी होती है और विस्तार भी होता है, उनका एलोबरेशन भी होती है। लेकिन कौन सा तत्व नहीं है साथियों, तो स्थिरता नहीं होती है। जो सृजनात्मक लोग हैं वो स्थिर कभी नहीं रहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डैश प्रतिभाशालिता का प्रतीक नहीं है। तो याद रखना है, डैश इज नॉट कंसिडर्ड ए साइन ऑफ बीइंग गिफ्टेड। तो डैश प्रतिभाशालिता का प्रतीक नहीं है, तो कौन प्रतिभाशालिता का प्रतीक नहीं है। देखो प्रतिभाशालिता ये तो होगा, और नॉवेल्टी इन एक्सप्रेशन ये भी होगा, क्यूरियोसिटी भी होगा, क्योंकि जो प्रतिभाशाली व्यक्ति होगा वो सृजनात्मक विचार भी उसके होंगे, अभिव्यक्ति में नवीनता भी होगी, जिज्ञासा भी होगी, लेकिन दूसरों से झगड़ना उसका कार्य नहीं होगा। ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल साथियों, जो ऑप्शन बी है वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, बिल्कुल ये प्रतिभाशालिता का प्रतीक नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है साथियों, मोटिवेशन बिगिंस विद नीड्स exists in all us. The need that students would tend to fulfill first pertains to. प्रेरणा की शुरुआत ज़रूरतों के साथ होती है और हम सभी में मौजूद है। वो आवश्यकता जो छात्रों द्वारा सबसे पहले पूरी हो जाएगी वो डैश से संबंधित है। देखिए जो यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर 13 का यहाँ पे दूसरों से झगड़ना, और जो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 14 है इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भाई यहाँ पे आपका शारीरिक। देखो जो याद रखना है कि जो छात्रों द्वारा सबसे पहले शारीरिक से संबंधित है, तो याद रखना वो आवश्यकता प्रेरणा की शुरुआत जो है वो किन जरूरतों के साथ होती है। तो देखो भाई मुझे तो लगता है कि आपका साइकोलॉजिकली होगी। अगला क्वेश्चन है कि मैस्लो की अभिप्रेरणा के सिद्धांत को यह भी कहा जाता है। मैंने सुबह ये क्वेश्चन बता चुका हूँ। मैं ये क्वेश्चन सुबह वाली मेरी लास्ट के कुछ टाइम देख लीजिए, अगर मैं आपको लग रहा हूँ कि मैं आपको लग रहा है कि सर ऐसे ही बोल रहे होंगे, तो मैस्लो का है हायरार्की ऑफ नीड्स। ठीक है, तो याद रखना है हायरार्की ऑफ नीड्स किसने दी, तो ये मैस्लो ने दी, ये बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि एक बालक की कालानुक्रमिक आयु 10 वर्ष है। मैंने बोला था कि एक बालक की क्रोनोलॉजिकल एज 10 साल है और उसकी मानसिक आयु 12 साल है, तो उसका IQ कितना होगा, ये क्वेश्चन सुबह करवा रखा है। जो बच्चा मेरी सुबह वीडियो देख के गया होगा ना यार, वो साइकोलॉजी में मान नहीं खा सकता। आपने 1 0 से 1 0 काटा और 12 को 10 से काटा, कितना आ गया भाई 120, और मैंने एग्जाम्पल भी यही सेट करके दिया यार। तो अब आप देख लो सुबह के मेरे लास्ट का कुछ पॉइंट्स जो मैंने बचाए थे वहाँ का देख लो जल्दी, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाए। अगला क्वेश्चन है कि जब कोई परीक्षण व्यक्ति की योग्यता का मापन निरंतर और सही रूप में करता है तो वो परीक्षण कहलाता है। देखिए जब भी कोई परीक्षण कि व्हेन ए टेस्ट मेजर्स एन इंडिविजुअल एबिलिटी कंसिस्टेंटली एंड एक्युरेटली देन द टेस्ट इज नोन एज। देखिए जब भी कोई परीक्षण व्यक्ति की योग्यता का मापन करता है, निरंतर करता है और सही रूप में करता है, तो साथियों वो परीक्षण जो कहलाता है वो विश्वसनीय कहलाता है, रिलायबल कहलाता है। साथियों इस बात को आपने बेहतरीन तरीके से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि डैश के अनुसार बालक का विकास आनुवांशिकता एवं वातावरण का गुणनफल है। तो अकॉर्डिंग टू डैश डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इज द प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड द एनवायरनमेंट। तो बालक का विकास जो है वो आनुवांशिकता एवं वातावरण का जो गुणनफल होता है, ये किसने कहा है, ये क्वेश्चन मैं अपनी वीडियोस में आपको बता चुका हूँ, बेहतरीन तरीके से बता चुका हूँ कि वुडवर्ड साहब के द्वारा कहा है कि बालक का विकास आनुवंशिकता एवं वातावरण का गुणनफल है साथियों। तो ऑप्शन ए यहाँ पे 18 का बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संज्ञानात्मक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की जो पहचान है वो किसने की भाई, बहुत बार सुबह ये भी बता चुका हूँ, जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं जो है वो संज्ञानात्मक विकास की। अगला क्वेश्चन है कि कोहुल वर्ग ने अपने नैतिक विकास के सिद्धांत को कितने स्तरों में बांटा। तो कोहुल वर्ग के द्वारा अपने नैतिक विकास के जो सिद्धांत इसके द्वारा दिया गया था उसको इसने 3 वर्गों में बांटा, बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर, तो सी ऑप्शन पिछले क्वेश्चन का बिल्कुल सही था। बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल नहीं है। देखिए जो बाल केंद्रित शिक्षा में होता है उसमें क्या क्या शामिल नहीं है। ऑप्शन ए देखो गृह कार्य देना, ये तो हो सकता है, प्रश्न पूछने के लिए बालक को प्रोत्साहित करना, ये भी हो सकता है, बालक के अनुभव को प्राथमिकता देना, और
बालक की सृजनात्मकता की सराहना करना। तो देखिए दोस्तों, गृह कार्य देना, देखो बाल गृह कार्य तो क्यों देंगे, ये 3 मुझे बिल्कुल सही लग रहे। प्रश्न पूछने के लिए बालक को प्रोत्साहित करना, बालक के अनुभव को प्राथमिकता देना और बालक की सृजनात्मकता को, मतलब कि आपको याद रखना है कि जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होती है वहाँ पे असाइनिंग होमवर्क क्यों देंगे, मोटिवेशन चाइल्ड टू आस्क क्वेश्चन, ये बिल्कुल सही है। गिविंग प्रायोरिटी टू चाइल्ड एक्सपीरियंस और अप्रिशिएट द क्रिएटिविटी ऑफ चाइल्ड, तो ये तीनों सही है। लेकिन भाई जो आपका ऑप्शन ए है ना वो बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि चाइल्ड जो बाल केंद्रित शिक्षा है उसमें घर का काम तो नहीं दिया जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है कि अधिगम डैश है। अधिगम क्या है, तो अधिगम जो है एक अपेक्षाकृत स्थायी बदलाव है, रिलेटिवली परमानेंट चेंज है एक अधिगम, याद रखना है। तो लर्निंग जो है वो क्या है, रिलेटिवली परमानेंट चेंज है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और क्योंकि स्थायी बदलाव तो अधिगम में नहीं होगा, अस्थायी बदलाव भी, उपरोक्त सभी तो मुझे नहीं लग रहा था, तो मुझे लग रहा था कि 22 का जो है वो सी है ना वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी आप एक बार चेक कर लें, मैं अपने तरीके से इनको आंसर बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने कुछ गूगल बाबा से ढूंढे हैं, कुछ मैंने अपने दिमाग से मैं आपको बता रहा हूँ। तो एक आध क्वेश्चन अगर गलत हो तो एक्यूरेट आंसर की के बाद इसको सही भी कर सकते हैं, और अगर कुछ गलती हमसे भी हो जाती है तो उसके लिए मैं आपके दिल की गहराइयों से आपसे क्षमा प्रार्थी चाहता हूँ। कि एक परीक्षण जिसमें अस्पष्ट चित्र दिखाकर कहानी बनाने के लिए कहा जाता है वह है, देखिए, ए टेस्ट वेयर ambiguous pictures are shown to subject to create a story is, देखिए एक परीक्षण जिसमें अस्पष्ट चित्र दिखाकर कहानी बनाने के लिए कहा जाता है तो वो है आपका थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, जिसको कहते हैं TAT। मैंने आपको सुबह इसके बारे में भी बताया था कि ऐसा परीक्षण जिसमें चित्र दिखाकर कहानी बनाने के लिए कहा जाता है तो ये थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट है। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से डिटेल से साथियों याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है साथियों कि बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया। आप ये बताइए, क्या सुबह ये मैंने बताया नहीं था, पता नहीं भाई भगवान का कुछ ऐसा चमत्कार था कि इतने क्वेश्चन परीक्षा में आए थे। तो मल्टीपल इंटेलिजेंस की जो थ्योरी है वो हार्वर्ड गार्डनर साहब के द्वारा दी गई। जी ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है कि शिखा अपनी कक्षा में आक्रामकता प्रदर्शित करती है और अक्सर अपने सहभागियों को ही आक्रामक बताती है, इसमें रक्षात्मक मनोरचना को पहचाने। देखिए जो शिखा है वो अपनी कक्षा में आक्रामकता को प्रदर्शित कर रही है और अक्सर वो अपने सहपाठियों को आक्रामकता बताती है, इसमें रक्षात्मक जो मनोरचना है उसको पहचानना है। तो साथियों इसमें जो है वो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रोजेक्शन यहाँ पे सही हो जाएगा कि शिखा शोज कर रही है एग्रेशन को मोस्ट ऑफ द टाइम्स, हमेशा इन हर क्लासरूम एंड ऑफन कॉल्स हर क्लासमेट्स, एग्रेसिव उनके साथ भी रहती है और आइडेंटिटी, तो ये प्रोजेक्शन की बात करती है, प्रक्षेपण की यहाँ पे बात करती है। साथियों अगला क्वेश्चन है संज्ञानात्मक विकास का अर्थ होता है। सुबह मैंने ये भी बताया था, संज्ञानात्मक विकास करते हैं हमारे बुद्धि का विकास हो रहा है साथियों, ये बात आपने याद रखना है। और इस विकास संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत ये भी बोल चुके हैं जीन पियाजे के द्वारा दिया, तो जीन पियाजे ने दिया संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। साथियों अगर आपने मेरी वीडियोस देखी होगी, कौन सी वीडियोज, HP टेट की मैराथन जो मैंने लाइव पढ़ाई थी, आपका टेट नहीं रुक सकता था। बस मैंने वहाँ इंग्लिश नहीं पढ़ाई, साइको के मैंने बहुत कम क्वेश्चन पढ़ाए, लेकिन टेट आर्ट्स में वहाँ से 10 से 12 क्वेश्चन आए हैं उन सीरीज से जो मैंने सिर्फ लाइव क्लास में पढ़ाई है। और जो पढ़ा रखा है मैंने साइकोलॉजी की 14 वीडियो, उसमें से आ रखे कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन। तो साथियों आप देख सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिले हैं। बच्चे के विकास के श्रेष्ठ पदाभिमुख सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू स्टेटमेंट कॉरस्पॉन्डिंग टू आपका प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। देखिए दोस्तों जो बच्चे का विकास होता है वो आपका पदाभिमुख सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा, तो यहाँ पे होगा विकास सिर से पैर की ओर होता है। जी कैसे होता है, या बिल्कुल विकास सिर से पैर की ओर होता है, डेवलपमेंट टू हेड टू फुट, तो ये बात आपको याद रखना है। तो पदाभिमुख सिद्धांत में जो विकास होगा वो विकास कैसे होगा, सिर से पैर की ओर होगा साथियों, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाए। अगला क्वेश्चन है बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा में केंद्रीय स्थान किसका है, हु हैज सेंट्रल प्लेस इन एजुकेशन अकॉर्डिंग टू चाइल्ड साइकोलॉजी। तो बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा में केंद्रीय स्थान किसका है, तो शिक्षा में जो केंद्रीय स्थान है वो किसका है साथियों, बालक का है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, द चाइल्ड इसका बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है बालक के समाजीकरण में परिवार डैश भूमिका निभाता है। तो बालक के समाजीकरण में जो परिवार है वो एक प्राइमरी भूमिका निभाएगा, प्राथमिक भूमिका को निभाएगा, बिल्कुल निभाएगा, क्योंकि कम महत्वपूर्ण क्यों निभाएगा साथियों, और रोमांचकारी भी क्यों निभाएगा और द्वितीयक भी नहीं निभाएगा, प्राइमरी निभाएगा, प्राथमिक। समाजीकरण में परिवार ही बालक के लिए क्या होता है, प्रथम होता है। मैंने ये जो सोशल लर्निंग थ्योरी है वहाँ पे आपको बताया है। आज का आखिरी क्वेश्चन,
सह शिक्षा कक्षा में लड़कों से शिक्षक यह कहता है कि लड़के बनो और लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो, यह टिप्पणी कैसी हो सकती है? तो ये टिप्पणी देखो जातीय भेदभाव की परिचय की, ये तो नहीं है। लड़के लड़कियों के साथ व्यवहार करना, ये भी नहीं है। लड़की लड़कियों में भेदभाव की रूढ़ धारणा प्रकट करना, जी ये सही है। लड़कियों पर लड़कों की जय विज्ञानिक मेहता को, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। तो साथियों आज के लिए इतना ही। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हर हर महादेव।